स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र को। इसमें हम इस पेपर के पूरे 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इस पेपर को करने से पहले चैप्टर 1 अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा सॉल्यूशन। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न इसका दिया गया है। पहला प्रश्न है, निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र दिया जाता है। देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो देखिए प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र क्या है। अब हमें विमीय सूत्र निकालना है, तो या तो हमें विमीय सूत्र सीधा याद होना चाहिए या फिर हमें इसका मात्रक पता होना चाहिए, तभी हम इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो वैसे तो देखो इसका सीधा आंसर है ऑप्शन बी, m-1 l-3 T4 A2। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम किस तरह से निकालेंगे। हम जानते हैं कूलाम के नियम से कि F बराबर होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो यहाँ से यदि एप्सिलॉन 0 का फॉर्मूला निकाला जाए तो वो हो गया 1/4 पाई F ट्रांसफ़र होके इधर आ जाएगा और Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब Q1 Q2 क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। तो ऊपर हमारे पास दो आवेश हो गए Q1 और Q2, तो मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम्ब स्क्वायर। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, F का क्या होता है न्यूटन, और R क्या है दूरी, दूरी का क्या होता है मीटर, मीटर पे पावर कितनी है 2, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये तो इसका क्या बन गया, मात्रक। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इसका विमीय सूत्र। सबसे पहले तो लिखेंगे आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक होता है A1T1, तो ये हो गया A1T1 की पावर 2 अपॉन में बल है, तो बल का विमीय सूत्र होता है m1L1T-2, ठीक है। फिर है हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस का हो गया L1 पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर तो हमारे पास है A2 और T2, ठीक है। नीचे से देखिए ये L2 हो गया, L2 L1 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा L3, तो ये हो जाएगा m1L3T-2, ठीक। अब इन सबको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाने से क्या होगा, m-1 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा, T-2 तो नीचे से आएगा, 2 पहले से ही है तो T4 हो जाएगा, और A2 पहले से ही है तो A2। इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में था, हमने देखा है ये हमारे था सेकंड ऑप्शन में। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आवेशन की विधि है। हमको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से छांटनी है कि आवेशन की विधि कौन सी है। तो पहला दिया गया है वैद्युत घर्षण, दूसरा दिया गया है वैद्युत प्रेरण, तीसरा दिया गया है वैद्युत चालन, और चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि हमने पढ़ा है आवेशन की कितनी विधियाँ होती है, 3, 1 2 3। एक थी हमारी घर्षण विधि, एक थी हमारी प्रेरण विधि, और एक थी हमारी चालन विधि। इस तरह से सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्टेट कूलाम, दूसरा ऑप्शन है कूलाम, तीसरा है एम्पियर सेकंड, और चौथा है मात्रकहीन। तो पहला तो दे ऑप्शन हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया, तो मात्रकहीन तो आंसर में आएगा नहीं। अब देखिए कूलाम भी आंसर हो सकता है, लेकिन कूलाम कौन सा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, MKS में। लेकिन एम्पियर सेकंड दे रखा है, तो ये कौन सा मात्रक बन जाएगा हमारा, MKS का।
तो स्टेट कूलाम क्या होगा, CGS मात्रक। तो ध्यान रखना है, आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए स्टेट कूलाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0, दूसरा है 1, तीसरा है अनंत और चौथा है -1। तो आपको पता है कि जो धातुएं होती हैं उनका परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। तभी तो जब दो आवेशों के बीच में धातुओं का माध्यम रखा जाता है तो लगने वाला बल क्या हो जाता है, 0। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, देखिए आप पढ़ते ही आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि आवेश के क्वांटम का मान होता है। पहला ऑप्शन है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, दूसरा है 3.2 × 10⁻19 कूलाम, स है 9.1 × 10⁻31 कूलाम और द है 1। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो आपको पता है कि आवेश का जो क्वांटा होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान यानी ई, और ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 7n14 नाभिक पर आवेश का मान होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमको बताना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर देखेंगे कि आवेश का मान कितना होता है। तो देखिए हमें दिया गया है 7n14 और क्या निकालना है, इसके नाभिक पर आवेश का मान। तो आपको पता है नाभिक में क्या होंगे, ओनली प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे, प्रोटॉन, और वो भी कितने होंगे, 7, क्योंकि नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है, 7। तो इस नाभिक पर आवेश कितना होगा, 7p। 7 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, p पर आवेश कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस पॉजिटिव है। तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, 1.6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 को आप 7 बार पहाड़ा बोल के देख लीजिए, 112, और एक पॉइंट छोड़ के, यहाँ पॉइंट है एक संख्या छोड़ के, तो यहाँ जाएगा 11.2 × 10⁻19 कूलाम। ध्यान रखना है नाभिक पर आवेश पूछा है इसलिए ये आएगा पॉजिटिव में। किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो अब आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन में देख के कि 11.2 × 10⁻19 कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा इससे मैच खा रहा है। पहले ऑप्शन में दिया गया है 11.2 × 10⁻19 कूलाम। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि दो आवेशित कणों के मध्य की दूरी दुगनी कर दी जाए तो दोनों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान होगा। क्या पूछ रहा है, दूरी को दुगनी करने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमको पता है F ∝ हम लिखते हैं 1/r²। हमने कहा था r जैसे जैसे बढ़ेगा F वैसे वैसे कम होगा। तो ये क्या कर रहा है, दूरी को दुगना। मान लो r को हमने कर दिया 2r, इसको r' लिख लेते हैं। तो F ∝ होता है 1/r²। ठीक है, r की जगह क्या लिखेंगे हम, 2r। तो F ∝ 1/2r का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, F ∝ 1/4r²। तो बल पहले से कितना हो गया, 1/4 हो गया ना, और 1/4 को क्या कहते हैं, 1/4। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4। तो सही है, पहला ऑप्शन हो गया इसका आंसर 1/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा है कूलाम प्रति मीटर, तीसरा है कूलाम प्रति मीटर क्यूब और चौथा है कूलाम मीटर। आपको सही आंसर बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हमने पढ़ा था कि यदि आवेश हमारा किसी लाइन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व के रूप में। तो मान लीजिए इसकी लेंथ मान ली हमने L और आवेश को मान लिया था Q। तो जो लैम्डा हमारा आया था वो आया था Q/L, यानी आवेश का मात्रक ऊपर आएगा, लंबाई का मात्रक नीचे आएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या बनेगा, कूलाम प्रति मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी।
कूलाम प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एकांक धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है विद्युत फ्लक्स, दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व और चौथा है द्विध्रुवाहु। तो देखिए इसका सही आंसर होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे आता है, हमने पढ़ा था E होता है F/Q0। तो Q0 की वैल्यू यदि हम 1 कूलाम कर दें, कितनी कर दें, 1 कूलाम, तो नीचे 1 हो गया, तो E क्या आ गया, F। ठीक है, और E क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि यदि एक बिंदु पर 1 कूलाम आवेश रखा है तो बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा कोई एक आंसर होगा। तो देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पे देख लीजिए, हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूरी दे रखी है 3 मीटर और आवेश की वैल्यू दे रखी है 1 कूलाम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, +9e और प्लस के 4e दोनों आवेश 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर कह रहा है कि एक अन्य आवेश है Q, उसको दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर +9e आवेश से कितनी दूरी पर रखे कि वह संतुलन में रहे। एक आवेश तो हमने ले लिया +9e और इससे 15 सेंटीमीटर दूर हमने ले लिया +4e। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक आवेश है Q, इसको हम कहाँ रखें 9e से कि इस पर जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के कारण वो क्या रहे, संतुलन में। तो ये दूरी हमने मान ली x। हमने मान लिया कि 9e से Q को x दूरी पर रखा गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 9e और Q के मध्य जो बल लगेगा, ठीक है, ये वाला बल मान लो F है, ये बल, और 4e के कारण Q पर जो बल लगेगा उसको मान लेते हैं F'। ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हमारे पास होगा F बराबर F' संतुलन की अवस्था में, क्योंकि जितने बल से 9e Q को प्रतिकर्षित करेगा उतने ही बल से 4e Q को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो हम दोनों को क्या मान रहे हैं, बलों को इक्वल मान रहे हैं ताकि Q हमारा यही रहे। ठीक है, तो देखिए अब क्या रखना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो F कूलाम के नियम से यदि देखें तो क्या होता है, K Q1 Q2, तो एक Q कितना है 9e, दूसरा कितना है Q, बीच की डिस्टेंस कितनी है x²। ठीक है, इक्वल K, एक Q कितना है 4e, दूसरा Q कितना है Q है, डिस्टेंस कितनी है, तो ये बीच की जो डिस्टेंस है कितनी बचेगी 15 - x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 - x²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो देखो K से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए E से E भी कैंसिल हो रहा है और Q से Q भी कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास ऊपर तो रहेगा केवल 9, नीचे रहेगा x² = ऊपर रहेगा 4 और नीचे रहेगा 15 - x²। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, हम पक्षांतरण करेंगे। 15 - x² को यहाँ ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने किया कि 15 - x का होल स्क्वायर तो इधर आ गया, x² इसके नीचे रह गया और ऐसे ही 4 ऊपर है ये और 9 नीचे आ गया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने से क्या होगा, इस पे भी रूट लगेगा और इस पूरे पे भी रूट लगेगा। तो आपको पता है रूट के साथ नीचे क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो ये दोनों स्क्वायर तो रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ तो हमारे पास रहेगा 15 - x/x। और आपको पता है 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो भाई, 2 का स्क्वायर का रूट है तो क्या रहेगा 2,
तो यहाँ रहा 2। ऐसे ही 3 के स्क्वायर का रूट है तो यहाँ क्या रहेगा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब तो सॉल्व करना इजी है। देखो सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सॉल्व करने के लिए हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और चाहे तो हम डिवाइडेशन मेथड काम में ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सीधा ही 15/x माइनस x/x बराबर 2/3 हो गया। जब ऐसे करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और x कैंसिल होगा तो यहाँ क्या रहेगा 1, तो ये हो जाएगा 15/x इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1। 2/3 प्लस 1 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 15 × 3 इक्वल्स टू 5x। 15 और 5 से 15 3 टाइम कट जाएगा, 3 × 3 करोगे तो कितना आएगा 9। तो इस तरह से हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है 9 सेंटीमीटर है, और 21 आवेश से दूरी है, प्लस 9 ही आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे q को, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, 15 में से 9 माइनस करोगे तो 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली दूरी कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि 9 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन पे है। तो देखिए 9 सेंटीमीटर है हमारा सबसे पहला ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि गाउस के नियम का गणितीय रूप है। गाउस के नियम का क्या बताना है, गणितीय रूप। तो आप जानते हो गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी सतह द्वारा जो परिबद्ध कुल आवेश होता है, कैपिटल Q लिखें उसको या समेशन Q लिखें, एक ही बात है। ये क्या होता है 1/ε0 के गुणनफल के बराबर। तो फाई बराबर हो गया Q/ε0। तो इसमें देख लीजिए कैपिटल Q की जगह क्या है समेशन Q, तो ऑप्शन कौन सा है वह। तो गाउस का नियम भी आप याद रखेंगे। गाउस का नियम क्या होता है, परिबद्ध कुल आवेश और ε0 का रेशो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्वेश्चन है 8.85 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए हमने सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम में हमने एक घन बना लिया, ये हमारा एक घन है, ठीक है। और इस घन की जो साइड दे रखी है वो क्वेश्चन में आपको दे ही रखी है, वो हमारे काम भी नहीं आएगी। फिर हमको दिया गया है कि इसके अंदर जो परिबद्ध आवेश है Q, उसकी वैल्यू है 8.85 माइक्रोकूलाम। तो इसको कूलाम में चेंज कर लीजिए पहले तो ये हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, अब फ्लक्स पूछा गया है तो हम जानते हैं गाउस के नियम से सीधा सा फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है समेशन Q/ε0। ठीक है, समेशन Q में क्या है, केवल एक ही आवेश है जिसकी वैल्यू ये हमको दे ही रखी है, तो वैल्यू रख लेते हैं 8.85 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। ε0 की वैल्यू आप सभी जानते ही हो कितनी होती है 8.85 × 10⁻12। इसका क्या लिखेंगे यहाँ पे, मात्रक आएगा ना। मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मात्रक सहित लिखना है हमको कि इसका मात्रक क्या होगा। अब इसको क्या करें, सॉल्व कर लें। तो देखो 8.85 से तो 8.85 हमारा कैंसिल हो गया। 10⁻⁻12 को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 10⁻⁻6, ऊपर आ जाएगा प्लस का 12। अब फ्लक्स को हम सीधा ही मात्रक लिख दें, या यहाँ से अगर आप मात्रक निकालोगे तो यहाँ से तो हमारे पास मात्रक निकल के आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, सॉल्व कर लो, 12 में से 6 निकाल दो तो ये रहेगा 10⁻6। तो मैथमेटिकली आ गया 10⁻6। ये टोटल फ्लक्स है जो कि हमारा घन से निकलेगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं हम। देखिए ऑप्शन में देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में हमारा पहला ही मैच खा रहा है।
पहला ऑप्शन क्या है 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यही ऑप्शन मैच खा रहा है, आगे ज़रूरत ही नहीं है चेक करने की। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे तो इसने सीधा दे दिया पृष्ठ से, लेकिन मान लो यदि आपसे कह देता कि एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, कितने, एक पृष्ठ से, तो हम क्या करते, क्योंकि हमको पता है घन में कितने पृष्ठ होते हैं 6, तो हम इसमें 6 का डिवाइड और करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि Q1 Q2 इज़ लेस देन 0 हो तो इनके मध्य वैद्युत बल की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है Q1 Q2 इज़ लेस देन 0 कब हो सकता है, यानी Q1 और Q2 का मान 0 से छोटा कब हो सकता है, जब इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हो। भाई Q1 और Q2 में से मान लो यदि Q1 हमारा नेगेटिव है और Q2 हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव, तो लेस देन 0 हो गई। और दोनों का यदि साइन समान होगा तो हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो यदि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव, तो नेचर कैसी होगी, आकर्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि दिए गए गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है पृष्ठ के आकार पर, दूसरा है पृष्ठ के भीतर के आवेश की स्थिति पर, तीसरा है पृष्ठ के अंदर आवेश के वितरण पर, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर तो ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हम गाउसियन पृष्ठ जब बनाते हैं तो वो किसी भी आकृति का हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, घनाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, तो आकृति पे डिपेंड नहीं है। फिर अंदर आवेश भी हमारा कहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब हम फ्लक्स लिखते हैं तो फ्लक्स के लिए हम समेशन क्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, समेशन क्यू लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आवेश के वितरण पे भी डिपेंड नहीं है। और जब समेशन क्यू लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि भीतर के आवेश की स्थिति पे भी निर्भर नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा बराबर होती है। भाई एकांक आयतन पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या कहलाती है, ये बताना है। तो आपको पता है एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा क्या होगी, आयतन आवेश घनत्व। हमने आवेश घनत्व कितने टाइप का पढ़ा है, 3 टाइप का पढ़ा है। पहला था रेखीय आवेश घनत्व, उसमें हमारा एकांक लंबाई पर आता है, तो वो तो हो गया पहला। दूसरा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसमें क्या आएगा, एकांक पृष्ठ पर, तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा था आयतन आवेश घनत्व, इसमें क्या होगा, एकांक आयतन पर हमारा आवेश वितरित होगा। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु की उपस्थिति में बल लग रहा है F। कितना लग रहा है, F। तो ये कह रहा है कि इनके मध्य क्या रख दी जाए, तांबे की प्लेट। तो बल का मान कितना होगा। तो देखो यदि मान लो ये तांबे की प्लेट हमने रख दी, ये आवेश Q1 है और ये आवेश हमारा Q2 है। तो आपको पता है कि अगर मध्य में माध्यम रखा हुआ है तो जो बल है उसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। तो तांबे की प्लेट के लिए हमको पता है एप्सिलॉन का मान कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। तो जब नीचे अनंत रखेंगे तो बल कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, 0। दूसरी तरह से आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि तांबे की प्लेट क्या है, एक सुचालक है, यानी धातु है। तो तांबा धातु है और धातुओं के लिए विद्युतशीलता का मान कितना आता है, अनंत। और अनंत आएगा तो बल कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से 17 का आंसर क्या हो गया, 0। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि समान प्रकृति के दो Q आवेश परस्पर D दूरी पर स्थित है, यानी एक Q यहाँ है, बीच में D दूरी है और दूसरा Q यहाँ है। इनको मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर बिल्कुल बीच में हमने एक अन्य आवेश रख दिया है कैपिटल Q। तो ये पूछ रहा है कि Q की वैल्यू क्या हो कि निकाय हमारा संतुलन में रहे। तो पहली चीज़ तो यहाँ ये समझिए कि Q पर हमेशा स्मॉल q के द्वारा लगने वाला बल और इस वाले स्मॉल q के द्वारा लगने वाला बल बराबर होगा, यानी कि इस पर तो हमेशा नेट फोर्स
शून्य आएगा। तो ये तो हमेशा किस में रहेगा, संतुलन में रहेगा। लेकिन पूरा निकाय संतुलन में रहे इसके लिए आवश्यक है कि किसी एक बिंदु, दोनों में से किसी एक भी बिंदु पे निकाल लेते हैं। जैसे मान लो इसको पॉइंट ए लिख लिया मैंने, इसको पॉइंट बी लिख लिया, तो किसी भी एक बिंदु पर भी जो संतुलन की अवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब इस पर तो नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन या तो इस बिंदु पर या इस बिंदु पर, किसी भी एक बिंदु पर हम नेट फोर्स निकालेंगे, उसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरह से समझते हैं हम। मान लो ये स्मॉल क्यू आवेश है और ये हमारा स्मॉल क्यू आवेश है। ये मध्य में रखा हुआ है कैपिटल क्यू। डिस्टेंस आपको पता ही है, आधी आधी हो जाएगी, dy2 इसको पॉइंट ए मान लिया और इसको पॉइंट बी मान लिया। अब चूंकि ये तो मध्य में है तो इस पर तो हमेशा कितना बल लगेगा, दोनों के कारण बराबर, तो ये तो हमेशा संतुलन में रहेगा। लेकिन अब दोनों में से किसी एक बिंदु पर भी हमारा आवेश संतुलन में होना चाहिए, तभी तो पूरा निकाय हमारा संतुलन में होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक बिंदु पर नेट फोर्स 0 कर देते हैं। तो मान लिया हम कर रहे हैं बिंदु ए पर, तो बिंदु ए पर जो कुल बल है वो कितना होना चाहिए, एफ ए, यानी कि बिंदु ए पर लगने वाला कुल बल 0। तो देखो बिंदु ए पर बल लगेगा इसके कारण, ठीक है, इसको नाम दे दिया मान लो मैंने F1, और एक बल लगेगा इसके कारण, इसको नाम दे दिया मान लो F2। तो ये होगा हमारा F1 प्लस F2 बराबर 0, यानी कि F1 बराबर माइनस F2। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं। F1 किसको बोल रहे हैं, स्मॉल क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर लगने वाला बल। तो ये हो जाएगा K स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है टोटल दोनों के बीच की, स्मॉल डी का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस K। अब F2 कौन सा है, कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, dy2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि इस पर तो हमेशा नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन निकाय संतुलन में इसका मतलब बिंदु ए पर भी लगने वाला कुल बल और बिंदु बी पर भी लगने वाला कुल बल 0 होना चाहिए। हम दोनों में से किसी एक को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे बिंदु हैं। आगे देखें, देखिए अब आगे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। K से K कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, आगे देखिए Q अपॉन डी स्क्वायर, तो एज इट इज़ है, 4 ऊपर आ गया तो माइनस 4Q अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। तो हमारे पास क्या रह गया, स्मॉल q बराबर माइनस 4Q। तो कैपिटल Q कितना जाएगा यहाँ से, माइनस Q/4। ठीक है, तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस Q/4। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, कैपिटल Q बराबर माइनस Q/4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये हमको बताना है। तो देखिए इसका आंसर तो है ऑप्शन सी, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। कैसे होता है देखिए, हम जानते हैं डी फाई इक्वल्स टू, हम लिखते हैं डी फाई बराबर ई डी। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए, और यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी आवेशित पिंड की चाल दुगनी करने पर उसका आवेश हो जाता है। पहला है दुगना, दूसरा है आधा, तीसरा है कोई प्रभाव नहीं, चौथा है 4 गुना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई प्रभाव नहीं। आपको पता है आवेशों की निश्चलता एक गुणधर्म पढ़ा है हमने, वहाँ हमने पढ़ा है कि यदि आवेश गति कर रहा होता है तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता। आवेशों की निश्चलता में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन सी, कोई प्रभाव नहीं। इस तरह से हमारा प्रथम मूल्यांकन कंप्लीट हो गया है। आप इसको सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे और कॉपी को आप स्कूल में सबमिट करवाएंगे ताकि आपको फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स दिए जा सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।